तो एक अच्छे इंजीनियर से एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं? आज हम इसी की बात करेंगे। देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग में महारत हासिल करने के लिए सही काम के लिए सही टूल चुनना सबसे जरूरी है। यानी स्टैटिक एनालिसिस के लिए मल्टीमीटर और डायनामिक एनालिसिस के लिए ऑसिलोस्कोप। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज हम 4 हिस्सों पे बात करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी और टूल लॉजिक, फिर मल्टीमीटर और ऑसिलोस्कोप में महारत कैसे हासिल करें, और आखिर में एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी के साथ सब कुछ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सुरक्षा और टूल लॉजिक। देखिए, कोई भी टूल उठाने से पहले एक प्रोफेशनल इंजीनियर का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है। सेफ्टी सबसे पहले और उसके बाद लॉजिक। ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। ट्रबल शूटिंग के ये 3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा कंफर्म करें कि सर्किट डी एनर्जाइज्ड है। दूसरा, शुरुआती जांच के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जब तक स्टैटिक चेक्स पूरे ना हो जाएं, एनर्जाइज्ड सर्किट पर ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कैट रेटिंग की। इसे मल्टीमीटर का सेफ्टी कवच समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मीटर कितना वोल्टेज झेल सकता है, बल्कि ये बताता है कि वो अचानक आने वाले हाई वोल्टेज स्पाइक्स, जिन्हें हम ट्रांजिएंट्स कहते हैं, उनको झेल सकता है या नहीं। इंडस्ट्रियल सेटिंग में ये आपको आर्क फ्लैश जैसे खतरनाक हादसों से बचाता है। इस टेबल को देखिए। कैट 2 ये आपके घर के उपकरणों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां कैट 3 या कैट 4 का माहौल है, वहां पर कम रेटिंग वाला मीटर इस्तेमाल करना, समझिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक गलती है। ये सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक हादसे को दावत देना है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक हाई एनर्जी माहौल में गलत कैट रेटिंग कोई गलती नहीं, बल्कि एक जानलेवा घटना है। तो इस सेक्शन का निचोड़ यही है, हमेशा डी एनर्जाइज चेक से शुरू करें और अपने मीटर की कैट रेटिंग को जानें। ये नियम आपकी जान बचा सकता है। ठीक है, सेफ्टी की बात हो गई, अब आते हैं मल्टीमीटर पर। ये वो टूल है जो हमें नंबर्स की कहानी सुनाता है, और इसकी मदद से हम स्टैटिक यानी स्थिर फॉल्ट्स को पकड़ते हैं। मान लीजिए आपको एक डायोड चेक करना है। आपके पास 2 तरीके हैं, डायोड टेस्ट मोड और रेजिस्टेंस मोड। अब सवाल ये है कि डायोड टेस्ट मोड बेहतर क्यों है? देखिए, रेजिस्टेंस मोड आपको सिर्फ प्रतिरोध बताएगा, जो कई बार सर्किट में धोखा दे सकता है। लेकिन डायोड टेस्ट मोड सीधे सीधे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मापता है, जो डायोड की सेहत के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। तो ये है डायोड को टेस्ट करने का 4 स्टेप तरीका। पहला, पावर बंद करना मत भूलिएगा। फिर लाल प्रोब एनोड पर, काला कैथोड पर। एक अच्छा सिलिकॉन डायोड आपको 0.5 से 0.8 वोल्ट के बीच रीडिंग देगा। अब प्रोब्स को उल्टा कीजिए, रीडिंग OL यानी ओपन लूप आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ एक जैसी रीडिंग आए तो समझ जाइए कि डायोड या तो शॉर्ट है या ओपन। अब सोचिए, आपने कंपोनेंट चेक किया, सब ठीक, स्टैटिक वोल्टेज भी सही आ रहा है, लेकिन मशीन फिर भी बीच बीच में बंद हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या मिस कर रहे हैं? यहीं से मल्टीमीटर की सीमाएं शुरू होती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो ऑसिलोस्कोप की। ये उन फॉल्ट्स को पकड़ता है जो मल्टीमीटर की नज़रों से छिपे रहते हैं, मतलब ट्रांजिएंट, इंटरमिटेंट और डायनामिक फॉल्ट्स। ये हमें बिजली की छिपी हुई दुनिया दिखाता है। ये इमेज पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ मल्टीमीटर आपको एक बढ़िया स्थिर रीडिंग दिखा रहा है, 5.01 वोल्ट DC। लेकिन दूसरी तरफ ऑसिलोस्कोप उसी सिग्नल की असली तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें बहुत सारा नॉइज और उतार चढ़ाव है। मल्टीमीटर आपको बस एक नंबर देता है, जबकि ऑसिलोस्कोप आपको पूरी पिक्चर दिखाता है। यही फर्क है। तो ऑसिलोस्कोप से किसी डायनामिक फॉल्ट को कैसे पकड़ें? इसका सीक्रेट है ट्रिगर। ट्रिगर स्कोप को बताता है कि उसे ठीक किस पल डेटा कैप्चर करना शुरू करना है। ये एक धुंधली तस्वीर को एक साफ, स्टेबल वेव फॉर्म में बदल देता है। ट्रिगरिंग भी कई तरह की होती है। पुराने स्कोप्स में आप नॉब्स घुमाकर सिंपल राइजिंग या फॉलिंग एज पकड़ते थे, लेकिन आज के एडवांस स्कोप में आप सॉफ्टवेयर मेन्यू से I2C जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल के खास डेटा पैटर्न को भी पकड़ सकते हैं। यही मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स की असली ताकत है। तो हम क्या पकड़ सकते हैं? रन्स, यानी वो पल्स जिनका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, ग्लिच जो कुछ ही माइक्रोसेकंड के लिए आते हैं,
स्लो एज या ड्रॉपआउट्स। और हाँ, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो मल्टीमीटर के लिए तो जैसे अदृश्य ही है। ये वो भूत हैं जो सिस्टम में डाउन टाइम लाते हैं और इन्हें सिर्फ एक एडवांस ट्रिगर वाला स्कोप ही पकड़ सकता है। तो एक माइक्रोसेकंड के ग्लिच को कैसे पकड़ें? ये है तरीका। पहले बेसलाइन डेटा को एनालाइज करके सबसे खराब स्थिति का पता लगाइए। फिर रंट ट्रिगर को उस मिनिमम वैल्यू से थोड़ा ऊपर सेट कर दीजिए और बस स्कोप को आम करके इंतजार कीजिए। वो खुद उस छुपे हुए फॉल्ट को पकड़ लेगा। ये अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि शिकार करना है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं। इस आखिरी हिस्से में हम एक डिसीजन मैट्रिक्स देखेंगे और एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर काम करेंगे। इस मैट्रिक्स को एक फॉल्ट फाइंडर का चीट शीट समझिए। ये आपको बताता है कि किस लक्षण के लिए कौन सा टूल पहले उठाना है। जैसे अगर कोई पावर नहीं है तो मल्टीमीटर, लेकिन अगर फेलियर रुक रुक कर हो रहा है तो पहले मल्टीमीटर से कनेक्शन चेक करें, और अगर कुछ नहीं मिलता तो ऑसिलोस्कोप से ग्लिच को ढूंढें। ये आपके अनुभव को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना देता है। अब एक असली केस स्टडी लेते हैं। एक VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बार बार ट्रिप हो रही है। आपका पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही, मल्टीमीटर। आप 3 फेज इनपुट पावर चेक करेंगे। रीडिंग आती है एकदम स्टेबल और सही। इसका मतलब प्रॉब्लम इनपुट में नहीं, आउटपुट में है। और VFD का आउटपुट कोई सिंपल AC या DC सिग्नल नहीं होता। वो एक कॉम्प्लेक्स हाई फ्रीक्वेंसी PWM सिग्नल होता है। मल्टीमीटर इसे देख ही नहीं सकता। यहाँ काम आएगा ऑसिलोस्कोप। जब आप इसे VFD के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं तो ये आपको PWM सिग्नल की असली तस्वीर दिखाता है और उस नॉइज या डिस्टॉर्शन को उजागर करता है जिसकी वजह से ड्राइव ट्रिप हो रही थी। तो आज की बातचीत का निचोड़ क्या है? मकसद है इंजीनियरिंग इंट्यूशन, यानी समझ को विकसित करना। ये जानना कि सर्किट से कौन सा सवाल पूछना है। क्या आपको ये पूछना है कि वैल्यू क्या है? ये सवाल मल्टीमीटर के लिए है। या आपको ये पूछना है कि समय के साथ वैल्यू कैसी दिख रही है? और ये सवाल ऑसिलोस्कोप के लिए है। तो अब आपके टूल्स तैयार हैं और आपका नजरिया भी। अब सोचिए, इस वक्त आपकी फैक्ट्री में वो कौन सा छिपा हुआ ट्रांजिएंट है जो डाउन टाइम का कारण बन रहा है?